बहुत बड़े ग्रेट हैं। आजकल हर पार्टी को लगता है कि सोशल मीडिया उनको चुनाव जिता देगा, लेकिन नेहरू के फार्मूले पर अगर कांग्रेस लड़ी तो कांग्रेस सबको चित कर देगी और अकेले लड़ेगी तो सबको चित कर देगी। आज बल जगाने आया हूं कांग्रेस का, मैं आज बल जगाने आया हूं कांग्रेस के उन नेताओं का जो अपनी शक्ति को भूले बैठे हैं। जिस तरह से हनुमान को उनका बल याद दिलाया था, दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में आज बात करेंगे पंडित नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, बैरिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हां, उनके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कांग्रेस की खोखली होती हुई राजनीति के बारे में। खोखली होती हुई राजनीति जिसका परिणाम इंडिया हो जाता है और कांग्रेसी नेता एसी कमरों में सोते हुए रह जाते हैं। सत्ता का सुख पाने के बाद 70 साल राज करने के बाद कांग्रेस के नेताओं को जंग लग जाती है। मैं आज बल जगाने आया हूं कांग्रेस का, मैं आज बल जगाने आया हूं कांग्रेस के उन नेताओं का जो अपनी शक्ति को भूले बैठे हैं। जिस तरह से हनुमान को उनका बल याद दिलाया था, सुग्रीव ने कहा चुप साध रहे हनुमाना। और आज प्रियंका गांधी के बारे में भी कुछ बोलूंगा। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रभारी हैं और चुनाव प्रभारी हैं भाई। 3000 किलोमीटर चल चुका है तो क्या प्रियंका गांधी गांव-गांव नहीं जा सकती? जाना चाहिए था। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी राजनीतिक भूल भी है। और जो इनके सलाहकार हैं, पता नहीं कांग्रेस के कौन कौन से सलाहकार हैं जो कांग्रेस को डुबोने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश ही वो था जहां किसानों के जननायक जवाहरलाल नेहरू थे। जब अंग्रेजों को जमाना था, घर घर गांव गांव घूमे थे, किसानों के नेता बन गया था एक बैरिस्टर का बेटा, जिसके बारे में धारणा ये बनी थी कि बैरिस्टर का बेटा है। जो फोटो वगैरह हम देखते हैं गुलाब का फूल लगा करके, एक प्रधानमंत्री पैसे से बना होगा। उसने भी उस टाइम चैनल खरीद लिए होंगे, उसने भी उस टाइम अंग्रेजों की पत्रिकाएं खरीद ली होंगी। ऐसा नहीं था। आज नेहरू जी के एक पक्ष के बारे में बात भी करेंगे कि वो पंडित नेहरू बीबीसी के 5 डिफरेंट कंट्रीज के पत्रकारों का इंटरव्यू का सामना करते थे। जी हाँ, ये बात बहुत कुछ लोगों को नहीं पता, ना बताई गई, ना कांग्रेस की तरफ से। ना कांग्रेस जब सत्ता में आ गई तो अपने पूर्वजों को भूल गई। लेकिन मैं मोदी जी को थैंक्स बोलना चाहूंगा। थैंक्स मोदी जी, जवाहरलाल नेहरू की चर्चा करने के बाद आपने मजबूर कर दिया कांग्रेसियों को कि नेहरू जी के बारे में जानिए। आप अपने उस जननायक के बारे में भूल गए जिसने सत्ता पाने के लिए गिरफ्तारी से पहले जमीन पर सोना शुरू कर दिया था। मोतीलाल नेहरू परेशान थे कि नेहरू जो हैं रेल में यात्रा करते हैं और मूंगफलियां खाते हैं लोगों के साथ, एक आम आदमी की तरह गांव गांव जाते हैं, वहीं के हो जाते हैं। वो नेहरू जो सबसे महीन सूती काटते थे और उसका कुर्ता खुद पहनते थे। गांधी जी के शिष्य केवल वो नेहरू थे जो सबसे बारीक सूत काटते थे, जिसके कपड़ों पर यह इल्जाम लगाया जाता कि लॉन्ड्री से धुल के आते थे। अरे भैया, उस टाइम तो एरोप्लेन भी नहीं था, जहाज थे, तो भाई कैसे आते? इतना झूठ तो कम से कम मत फैलाइए। आजकल की जनता इतनी जागरूक है और बहुत कुछ है। शेरवानी, गुलाब, बस एक ये था। लेकिन मैंने थोड़े में बहुत सारी चीजें बोल दी आपको। गांधी की छाप नेहरू परिवार पर ऐसी पड़ी कि बैरिस्टर उनके पिताजी नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू भी सादा जीवन जीने लगे। यह होता है प्रभाव, देश के लिए त्याग, देश की चीजों के लिए त्याग। नेहरू जी ने जब प्रधानमंत्री थे, सारे मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी और उसमें कहा था कि हम मुसलमानों के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, हमें सबको अपनाना होगा, हमें जो हिंदू संगठन हैं जो बने हुए हैं उनको इग्नोर करना पड़ेगा। इन्होंने पाकिस्तान अलग कर दिया, पाकिस्तान को तो हम मिला के चल नहीं सकते। उन्होंने विरोध किया था इस चीज़ का
नेहरू जी ने, बहुत सारी बातें बोली थी। लेकिन जब नेहरू जी की ये सारी चीजें पढ़ता हूं तब मुझे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की याद आ जाती है। राहुल गांधी की याद तो इसलिए आ जाती है कि वो नेहरू जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने 3000 किलोमीटर की यात्रा तय की। लेकिन प्रियंका गांधी जो हैं यूपी के प्रभारी हैं, क्या वो गांव गांव घूमी? उनको जाना चाहिए, किसानों से और महिलाओं से मिलना चाहिए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। लेकिन यहां ऐसा ना हो पाएगा क्योंकि उनके सलाहकार, रणनीतिकार बहुत बड़े ग्रेट हैं। आजकल हर पार्टी को लगता है कि सोशल मीडिया उनको चुनाव जिता देगा, लेकिन नेहरू के फार्मूले पर अगर कांग्रेस लड़ी तो कांग्रेस सब कुछ चित कर देगी, और अकेली लड़ेगी तो सब कुछ चित कर देगी। जी हां, लेकिन नेहरू जी की एक बात याद आती है। नेहरू जी ने दो टूक लहजे में बात कह दी थी। उनके पास गांधी के सपनों में बसे आदर्श गांव को जमीन पर उतारने की कोई स्कीम नहीं थी। यह बात गांधी खुद ही कह चुके थे कि अंधेरे और गर्द में लिपटे भारतीय गांव उनके ग्राम स्वराज के आदर्श गांव नहीं है। बापू के पास एक मिशन था जिसे वे अपने मिजाज के मुताबिक जमीन पर उतारना चाहते थे। लेकिन नेहरू जी ने बोला, जिस गांव में अंधेरा हो वो देश का आदर्श कैसे बन सकता है? गुरु चेले में भी खड़का खड़की चलती रहती थी। ये होती है विचारधारा, ये होती है लोकतंत्र की विचारधारा। जब गांधी जी से नेहरू भी असहमत हो जाते थे, तो क्या आपको लगता है कि जवाहरलाल नेहरू जिस तरह से एक बैरिस्टर के बेटे होने के बाद भी, बावजूद भी गांव गांव घूमे थे उत्तर प्रदेश के और किसानों के नेता बन गए थे? ये आप किसी भी किताब में सत्य जान सकते हैं। सत्य लिखा हुआ है, सत्य मिटाया नहीं जा सकता। और ये मेरी प्रियंका गांधी को सलाह है, उतर जाइए मैदान में, वक्त आ गया है। लोकतंत्र को बचाना है तो वक्त आ गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी नेहरू जी की बुराइयां करना कम कर दीजिए। बीबीसी लंदन ने उनका एक इंटरव्यू लिया था। अलग अलग 4 देशों के पत्रकार वहां मौजूद थे। वो पुराना इंटरव्यू आज मैं यहां डाल रहा हूं। खुशी हो रही है मुझे कि मेरे सब्सक्राइबर्स इस इंटरव्यू को देखें और गर्व करें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पर, जिन्होंने भारत माता की सच्चाई और परिभाषा बताई। लेकिन ये इंटरव्यू सुनिए पंडित नेहरू का बीबीसी के साथ। क्या इतनी हिम्मत मोदी में है? इंटरव्यू दे सकता है क्या भाई? Perhaps ever before, our thoughts are on Asia, and we have the exceptional good fortune to have in the studio tonight one of Asia's most prominent statesmen, the Prime Minister of India. Mr. Nehru, I am extremely grateful to you for coming here, and I speak on behalf of us here and on behalf of the wider public who are watching us. I'm particularly grateful as I believe this is your very first appearance on television. Yes, this is the first time I am facing this ordeal. In fact, I know very little about television, except what I've heard about it. Well, I would like to introduce to you, if I may, the people who are, I hope, going to make this not such a bad ordeal after all. Sitting on my left is Kingsley Martin, the editor of the New Statesman and Nation. And beyond him is H.V. Hodson, the editor of the Sunday Times. And at the end, to ask the first question, is Donald McLaughlin, the foreign editor of The Economist. Prime Minister, when you return to India, people will be asking you what you thought of the coronation. What are you going to tell them? Well, I'll have to tell them a great deal, but principally that it's very impressive in many ways. The most impressive thing to me was, apart from it being a great spectacle, were the crowds here and the way they behaved. And one begins to like more and more the London crowds and their fortitude in inclement weather and their insistence on enjoying themselves whatever might happen. But is there going to be no criticism in India of your having come to the coronation? There was when I came, and there will be no doubt when I go back. But I don't think it will amount to much. Mr. Nehru, we all understand very well indeed why India decided to be a republic within the Commonwealth. What I think is a remarkable thing is why
there is so little resentment in India towards the British in view of our past history. It seems to us India is a most wonderfully magnanimous country. Can you explain this remarkable phenomenon of forgiveness? Well, partly we don't, I suppose, hate for long or intensively. But chiefly, I think, because the background that Mr. Gandhi gave us during all these past decades. After all, you were in prison yourself 16 years, and you don't seem to have any resentment about it at all. We might almost be popular people in India. Astonishing thing, really. I think it's a good thing for a person to go to prison for a short while. And to be Prime Minister for 7 years. I was going to ask, looking back on those 7 years and remembering all the hopes that were expressed at the time when India gained her independence, do you feel that they have been years of satisfactory achievement, or have you disappointments, Prime Minister? Both. I think we have certainly achieved much. And there has also been a lack of achievement. We haven't done what we wanted to do. So it's both satisfactory and unsatisfactory. Could you elaborate that a little? What have you been disappointed in? It's rather a big question. There are so many things in India. Can I give you a lead about democracy and the progress of political democracy in India? Well, generally speaking, I would say that politically we had advanced. The unity of the country, we've put an end to all the old princely states. We've had these general elections which were remarkable on a tremendous scale. And we've built up a good democratic structure. What troubles us chiefly is the economic side. I believe we have made progress. I should like the progress to be much faster. Would you agree, Prime Minister, that Anglo-American, British Commonwealth American, if you like, agreement and concord have a very special value for the defense of our common ideals of democracy? Yes, certainly. And that to aim for that has a value of its own, and that it may require sometimes some compromises from our side with policies that we don't see 100% eye to eye with on the other side of the Atlantic. But Mr. Hodgson, politicians are always compromising. They have to. But there is a tendency, if I may say so, for leading statesmen in Europe and America to look at the world from Europe and America. Well, if we look at the same world with the same principles from, let us say, Delhi or some place or Karachi, well, the world looks slightly different. Geography counts. Take the question of China. China is a distant country to most people in Europe and America. China is a country having a 2,000-mile frontier with India. Well, it's a different picture to us immediately. Well, I certainly agree that your contribution from Asia is an invaluable one. I just wanted to suggest that is what I say. That is the value, one of the significant features of the Commonwealth conferences, that these different viewpoints come up, maybe if you like slightly clash, but in a friendly way, I mean, and lead to a better understanding. That, I'm afraid, is all that we have time for now tonight, Mr. Nehru. I would like to thank you on behalf सियासत बदलती गई। सियासत में जातियां, धर्म शामिल होता गया। सियासत में पत्रकारों के पास भी पैसा आ गया और देश की बर्बादी शुरू हो गई। 40 रुपए में मिलने वाला पेट्रोल 150 रुपए तक पहुंच गया। 300 रुपए में पहुंचने वाला सिलेंडर 1100 रुपए में पहुंच गया। किसकी हानि हुई? बहुसंख्यक समाज हिंदुओं की,
क्या हिंदुओं के लिए ये सिलेंडर सस्ते किए गए? ना। लेकिन हिंदू बड़ा खुश है कि नूह में दंगे हों या कहीं दंगे हों, बस बुलडोजर चल जाता है। आप इस बात में खुश रहिए। लेकिन पंडित नेहरू का जो ये इंटरव्यू है वो आपने देख लिया होगा, तो थोड़ा सा इस बारे में सोचिएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।